तो बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा 4th चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है। हमने देखा था कि भारत में जब से हरित क्रांति आई, भारत किस में हो गया, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है हरित क्रांति के बाद, जिसमें हमने यूपी और एमपी का एग्जाम्पल लिया था और उसका कंपैरिजन हमने किया था गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि के साथ, कि गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि तो क्या हुई है, अधिक हुई है, जबकि कुल अनाजों के उत्पादन में वृद्धि बहुत कम हुई है। अर्थात हरित क्रांति में सफलता केवल गेहूं और चावल में ही मिल पाई। इसके बाद हमने देखा था कि भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के जो भी हमने पूरी डायग्राम की सहायता से उसको पूरा समझा था। अब आगे के लिए हम पढ़ते हैं कि बफर स्टॉक होता क्या है। तो बच्चों जब हरित क्रांति हमारे भारतवर्ष में आई तो हमने देखा था, हरित क्रांति के बारे में बात भी की थी कि 1970 के दशक में जब हरित क्रांति हमारे भारतवर्ष में आई तो हमारा भारतवर्ष खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर तो हो ही गया, इसके साथ हमें कभी भी विदेशों का मुंह नहीं देखना पड़ा। अर्थात हमें विदेशों पर जो डिपेंडेंसी थी वो हमारी ख़त्म हो गई। यही लिखा है कि 70 के दशक में हरित क्रांति आने के बाद से विपरीत मौसम दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। मतलब इतनी फसल हमारे यहाँ उगने लग गई कि यदि हमारे देश के किसी एक क्षेत्र में पर्टिकुलर अकाल पड़ गया तो किसी और क्षेत्र से हमने क्या किया, अनाज मंगा लिया। हमारे भारतवर्ष में अनाज की कमी कभी भी नहीं हो पाई 1970 अर्थात हरित क्रांति के बाद। ठीक है, इसके बाद देश भर में जो उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों से खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। यही हमने बात की थी कि जो भारतवर्ष है वो खाद्यान्नों के मामलों में क्या हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है पिछले 30 वर्षों से, क्योंकि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के बाद और HYV सीड्स और आधुनिक मशीनरी, ये सभी ब्रॉड स्तर पर खेती करना, ये सभी जो हमने काम में लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट्स या हम उपाय बोल सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। सरकार द्वारा तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थिति और अन्य कारणों के बावजूद अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। मतलब सरकार ने भी, भाई हमारे देश में खाद्यान्न तो हो ही रहा है, खाद्यान्नों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया, अर्थात उपलब्धता तो है ही, साथ में जो पहुंच है, अर्थात सभी जगह खाद्यान्नों को क्या करना, पहुंचाना, लोगों तक उस तक पहुंचाना, और इसके अलावा सामर्थ्य भी, ये भी सरकार ने पैदा किया है। तो इसकी वजह से कोई भी इंसान भूखा नहीं रहे, ये हमारे भारतवर्ष में सरकार ने इंश्योर किया। सरकार ने ये व्यवस्था अपनाई ताकि कि सभी लोगों तक खाद्य पहुंच सके। ठीक है बच्चों, यही बात यहाँ पर है कि यदि खराब मौसम स्थितियाँ आ गई, जैसे ओले पड़ गए, फसलें खराब हो गई, तब भी अनाज सभी तक पहुँच पाए, ये हमारे भारत सरकार ने व्यवस्था की। और जो ये भारत सरकार की जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है, अर्थात प्रत्येक गरीब आदमी तक भी खाद्य व्यवस्था पहुँच पाए, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए सरकार ने 2 इंस्ट्रूमेंट अपनाए, 2 उपकरण बोल सकते हैं। एक तो है बफर स्टॉक और एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके बारे में हम ब्रॉड में पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बफर स्टॉक होता क्या है। ठीक है, अब बच्चों आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा स्टॉक स्टॉक स्टॉक। स्टॉक का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके रख लेना। स्टॉक का अर्थ होता क्या है, स्टॉक का अर्थ ही क्या होता है, इकट्ठा करना। अब यहाँ पर सरकार का इकट्ठा करने से क्या मतलब है, तो बच्चों सरकार क्या करती है, हम ये जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, यहाँ पर फसलें बहुत अधिक पैदा होती है, स्पेशल गेहूं और चावल, क्योंकि गेहूं ही और चावल ही लोगों का अधिकतर मुख्य भोजन है। आप भी गेहूं की चपातियाँ खाते होंगे, इसके अलावा हम खाने में चावल भी खाते हैं, तो मुख्य भोजन तो यही रहता है। इसके अलावा हम और चीज़ें खाते रहते हैं, तो गेहूँ और चावल सब लोगों तक पहुँचाना ये सरकार का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो सरकार क्या करती है, जो गेहूं और चावल जैसे यूपी, एमपी मैंने अभी आपको बताया, तो उन राज्यों में बहुत अधिक उत्पादित होता है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कि ये फसलें बहुत कम उत्पादित होती है, तो वहां के लोगों को भी तो खाना चाहिए। तो सरकार क्या करती है, जो भी जहां के भी राज्य हैं वहां पर जहां अधिक फसलें पैदा हुई हैं, अधिक गेहूं और चावल उत्पादित हुए हैं, उनको क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है। कलेक्ट दैट मीन्स अब कलेक्ट करके क्या करेगी, ऐसा तो नहीं जाके संसद में ले जाके रख देगी, कलेक्ट करने के लिए जगह भी तो चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं 1 बोरी 2 बोरी होते हैं, वो करोड़ों करोड़ों टन होते हैं, तो उन करोड़ टन को इकट्ठा करने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो उसी का करती है सरकार स्टॉक। तो
उसे ही हम बोलते हैं बफर स्टॉक। अब बफर का अर्थ क्या होता है, जैसे आपने कभी सुना हो पॉलिटिकल साइंस में भी कि दो स्टेट है, उसके बीच में एक स्टेट होता है, उसको बफर स्टेट बोलते हैं। हम ये मान सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये है हमारी सरकार, ठीक है, और ये हैं हमारे लोग। तो सरकार और लोग मतलब सरकार से लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है, बीच में ही स्टॉक कर लेती है, इसी को हम बोलते हैं बफर स्टॉक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो सरकार क्या करती है, जहाँ पर अधिक खाद्य पदार्थ उत्पादित हुए हैं उन किसानों से उसको खरीद लेती है और उसका कर लेती है स्टॉक, इसे हम कहते हैं बफर स्टॉक। और वो भी अधिकतर किसका होता है, गेहूं और चावल की फसलों का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बफर स्टॉक है किसका, गेहूं और चावल का। ये जो बोरियां बनी हुई हैं उसके रूप में ये कहाँ होती है, एक खाद्यान्न गृह होते हैं, खाद्यान्न भंडार होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, जहाँ पर कि जिनको ग्रेनरीज भी बोलते हैं, वहाँ पर इन खाद्यान्नों को कलेक्ट कर लिया जाता है, जहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि ये खराब नहीं होए। अब इसके बाद क्या करती है, जो एफसीआई है, एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, ये सरकार की तरफ से खाद्यान्नों को मैनेज करने का काम करती है। इसका पूरा नाम है एफसीआई, और इसको हम यदि भूलेंगे, हम आपसे पूछ भी सकते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन में कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सरकार ने ये जो सारा काम है वो किसको दे रखा है, भारतीय खाद्य निगम को। अब आप ये मत सोच लेना कि सरकार खुद ही जाती है, सरकार मतलब जो भी हमारे एमएलए एमपीज हैं वो जाते हैं और वो कलर करके लाते हैं, ऐसा नहीं है। एफसीआई ये कार्य करती है, जो भी अनाज है उसको क्या करने का, स्टॉक करने का, उसको खरीदने का, कहाँ से, जिन किसानों के पास अधिक उत्पादन हुआ है उन किसानों के पास। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब ये काम कौन करती है, एफसीआई। अब एफसीआई क्या करती है, मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे ये हमारा भारतवर्ष है, अब भारतवर्ष में जो हमारी पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, जहाँ पर कि अधिक उत्पादन हुआ है, ठीक है, और ऐसे स्टेट जहाँ पर कि उत्पादन क्या होता है, कम, जैसे कि नीचे जो भी हमारे दक्षिणी साइड के स्टेट हैं, इसके अलावा जैसे उड़ीसा हम बोल सकते हैं, तो जहाँ पर कम उत्पादन हुआ है तो अधिक उत्पादन वाले स्थान से कम उत्पादन वाले स्थान तक पहुंच जाती है, किसको, जो अनाज है, जो हमारा स्टॉक किया हुआ सामान है, स्टॉक किए हुए गेहूं और चावल है, उसको वहां तक पहुंचाती है कौन, एफसीआई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पूरे भारतवर्ष में, जैसे हमने सुना है कि भारतवर्ष पूरा विषमताओं से है, तो ये भी तो विषमता है कि कहीं तो खाद्यान्न बहुत अधिक उत्पादित होता है जबकि कहीं बहुत कम होता है। तो यदि अधिक और कम, यदि अधिक वाले अधिक काम में लेंगे तो वो इतना काम में भी नहीं ले पाएंगे, वो सारा वेस्ट चल जाएगा, और कम वाले क्या होंगे, वो भूखे मरेंगे। तो इसीलिए सरकार पूरी जगह उसको फैलाती है, मतलब जहाँ कम उत्पादन है वहाँ पर वो जो अधिक उत्पादन वाले स्थान से वहाँ पर भेजती है, और किसकी सहायता से, एफसीआई। एफसीआई ये संस्था है जो कि ये कार्य करती है। आगे बच्चों समझ में। अब आगे के लिए क्या है, जो एफसीआई है उसने फूड स्टॉक कर लिया ग्रेनरीज में। अब वो किससे लिया था, उसने सरकार से लिया था, मतलब उसने किससे लिया था, किसानों से लिया था जिनके पास अधिक उत्पादन हुआ था। तो उन अधिक उत्पादन को एफसीआई ने लेकर कहाँ स्टॉक कर लिया, अपनी ग्रेनरीज में, अपने गोडाउन्स में या अपने खाद्य भंडार में। तो इसके बदले वो किसानों को क्या देती है, फ्री में तो लेगी नहीं, या फ्री में देंगे नहीं किसान, तो उसके बदले वो किसानों को क्या दे देती है, अमाउंट दे देती है, उसका जो भी रुपया है, जो भी हिसाब है वो उसका पूरा चुकता कर देती है। क्योंकि अनाज, जैसे यदि किसान है उस अनाज को कहाँ बेचेगा, मंडी में बेचेगा, तब भी उसको पैसे मिलेंगे, यदि सरकार को बेचेगा तो भी उसको पैसे मिलेंगे। तो वो सरकार क्या करती है, एफसीआई क्या करती है, उसके बदले में किसानों को भुगतान करती है। अब ये जो भुगतान है वो किस हिसाब से होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्या होती है, ये जो मेन जो कीवर्ड्स है जो इसमें आ रहे हैं, बफर स्टॉक क्या होता है, न्यूनतम समर्थन कीमत, आगे निर्गम कीमत आएगी, आए बच्चों समझ में। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक एक लाइन के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो न्यूनतम समर्थन कीमत क्या होती है कि हमने देखा कि किसानों के पास अधिक उत्पादन हुआ और किसानों ने वो उत्पादन किसको बेच दिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उसका क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया, और स्टॉक करके किसको दे दिया, जो गरीब लोग हैं, जहाँ पर उनके पास, जिनके पास खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते, वहाँ पर उसको भेज दिया। ये पूरी एक चेन होती है। तो किसानों से जब क्या किया, जब इन्होंने
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जब उनसे माल खरीदा, अर्थात गेहूं और चावल खरीदे, अनाज खरीदे, तो उसके बदले में उनको क्या करती है, पेमेंट करती है। तो वो पेमेंट किस हिसाब से करती है, उसे बोलते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत। अभी न्यूनतम समर्थन कीमत क्या होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि किसान जब बुआई कर देता है, मतलब फसल को बो देता है, तभी सरकार अनाउंस कर देती है कि इतने रुपए किलो में गेहूं खरीदे जाएंगे। अर्थात फसल हुई भी नहीं है, पता भी नहीं फसल कितनी होगी कितनी नहीं होगी, लेकिन सरकार इनको एनकरेज करने के लिए, और कई बार क्या होती है फसलें ख़राब भी हो जाती हैं, तो सरकार इनको एनकरेज करने के लिए क्या करती है, पहले ही कीमतों की घोषणा कर देती है कि गेहूं 12 रुपये किलो में खरीदे जाएंगे या गेहूं 20 रुपये किलो में खरीदे जाएंगे। तो इससे क्या होती है, इनको क्या मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, वो प्रोत्साहित होते हैं किसान और वो फसलों को उगाते हैं। किसको, गेहूं और चावल को, बेसिकली यही फसल होती है। तो ये जो कीमतें जो अनाउंस की जाती हैं वो न्यूनतम कीमतें होती हैं और इन्हें बोलते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत। समझ में आ गया, इसके बारे में हम आगे में भी देखेंगे। तो जो सरकार है वो किसानों को अनाउंस करती है कीमतें अपनी उनकी फसलों की, उसे ही हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत। ठीक है, अब यही सारी बात यहाँ पर लिखी गई है जिसे कि आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि बफर स्टॉक क्या होता है। ये भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। यही बात मैंने आपको कही थी कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा, मतलब सरकार किसके माध्यम से करवाती है, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। जो भी अधिप्राप्त, मतलब जिन किसानों के पास एक्स्ट्रा है, वो अनाज, गेहूं और चावल का क्या करवा लेती है भारतीय खाद्य निगम, भंडार करवा लेती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं व चावल खरीदता है। इसके बदले किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को कहते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत। यही मैंने आपको बताया था कि भारतीय खाद्य निगम क्या करती है, जो भी अधिशेष उत्पादन होता है उसको क्या कर लेती है, किसानों से खरीद लेती है, और जैसे गेहूं और चावल जो भी है, और इसके बदले किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही जो कीमतें कब निर्धारित होती है, पहले से, मैंने आपको बताया ना, बुवाई भी नहीं होती उससे पहले कीमतें निर्धारित हो जाती हैं, पहले से ही घोषित कीमतें दे दी जाती है। इस मूल्य को ही कहते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत, जिसकी घोषणा सरकार इन फसलों के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए बुआई के मौसम में ही कर लेती है। यदि ये जरूरी इसलिए होती है क्योंकि किसान क्या पता गेहूं और चावल नहीं उगाए, कोई और फसलें उगाए, तो हमारे भारत देश में क्या हो, खाद्यान्न फसलों की क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में पहले से ही इनकी कीमतें बता देती है, निर्धारित कर लेती है। तो इन्हें ही बोलते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत, जिससे गेहूं और चावल की जो फसल है उसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है बच्चों, खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ये ग्रेनरीज है, जो भी अनाज खरीदती है सरकार FCI के माध्यम से, उसको खाद्य भंडारों में रखते हैं, इसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सरकार ने क्या किया, जो भी किसानों, पहले फर्स्ट जो स्टेज है, किसानों ने फसल उगाई, फसल उगाई भी नहीं, उससे पहले सरकार ने न्यूनतम समर्थन कीमत अनाउंस कर दी। अब किसानों को लगा कि हमें फसल उगानी चाहिए, उन्होंने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद वो मंडी में बेचने की बजाय सरकार को उन्होंने बेच दी। सरकार ने क्या किया, उनको न्यूनतम समर्थन कीमत जो अनाउंस की थी वो उनको दे दी, और सरकार ने जो FCI है, ये सारा कार्य कौन करती है, FCI ने जाके उसको अपने भंडार गृह में सेफ रख लिया। अब भंडार गृह में सेफ रखने के बाद क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो भंडार गृह में ये सेफ रखने के बाद क्या करती है, जो भी जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़, हमने पढ़ा था बाढ़, सूखा, अकाल आपदा वाले क्षेत्र हैं, या जहाँ अनाज खराब हो चुका है, जहाँ फसलें नहीं हैं, वहाँ पर ये जो खाद्यान्न है वो पहुंचाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बफर स्टॉक बनाने के उद्देश्य ही क्या हैं भाई, ऐसे बफर स्टॉक बनाने के उद्देश्य क्या है, किसी को खरीदना होगा तो वो जाके डायरेक्ट किसानों से लेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि बफर स्टॉक बनाने के उद्देश्य अनाज की कमी वाली क्षेत्रों में गरीबों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाना है। बफर स्टॉक बनाने का उद्देश्य ही क्या है कि जो अनाज की कमी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के जो गरीब हैं, उनको बाजार कीमत से कम कीमत पर, अब ये वाली बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने किसानों से जो खरीदा वो तो किसानों को न्यूनतम समर्थन कीमत दी है, मतलब अच्छी कीमत दी है, तभी तो किसान देने को राज़ी हुए हैं, तभी किसान अपनी फसल उगाने को राज़ी हुए हैं। तो
उनसे तो आपने अच्छी कीमत पर ख़रीद लिया, बाज़ार कीमत ही होगी, लेकिन जो गरीब लोग हैं जहाँ पर अनाज की कमी है उनको तुम बाज़ार कीमत से कम कीमत पर दे रहे हो। तो ये जो सरकार है वो क्या कर रही है, बीच में अपना लॉस कर रही है। लेकिन सरकार का लॉस नहीं, क्योंकि सरकार का ये क्या है, कर्तव्य है कि वो सभी लोगों तक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवा पाए। तो सरकार क्या करती है, उनसे तो अधिक कीमत पर खरीद लेती है और इसके बाद कम कीमत पर गरीब लोगों को बेच देती है। आपने देखा होगा 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो मिलता है अनाज, मिलता है नहीं मिलता है, जबकि मार्केट में कीमत देखें तो उनकी 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो तक भी होती है। यही होता है ना। तो बाज़ार कीमत से कम कीमत को ही क्या कहते हैं, निर्गम कीमत, इशू प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, इशू प्राइस। समझ में आ रहा है। यहाँ हमने नई नई चीज़ें समझने को मिल रही हैं, नए नए कीवर्ड्स मिल रहे हैं कि एक तो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एक होता है इशू प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पर कि सरकार किसानों से अधिप्राप्त चावल, गेहूं और अनाज खरीदती है, वो प्राइस तो क्या हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन कीमत। और इशू प्राइस या निर्गम कीमत क्या होती है, सरकार गरीब लोगों को बाजार कीमत से कम कीमत पर वो खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, उसे हम कहते हैं निर्गम कीमत। तो कंफ्यूज तो होने की जरूरत ही नहीं है। जिस पर वो खरीदती है सरकार वो तो क्या हो गई, न्यूनतम समर्थन कीमत, और जिस पर वो बेचती है उसे बोलते हैं निर्गम कीमत या इशू प्राइस। ठीक है। बफर स्टॉक खराब मौसम में या आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। आपके पास स्टॉक है, यदि किसी देश के किसी भी क्षेत्र में अकाल आ गया, सूखा पड़ गया या फिर भुखमरी आ गई या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसमें वो क्या करेगा, यदि मौसम खराब हो गया, किसानों की फसलें नहीं हुई, आपने देखा होगा कि कई बार बारिशें नहीं होती है, फसलें नहीं होती, फिर भी हमारी पूर्ति हो जाती है अनाज की। वो कैसे होती है, क्योंकि वो स्टॉक में रखा हुआ होता है, ग्रेनरीज में रखा होता है, वहाँ से उसकी पूर्ति होती है। तो बफर स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसकी वजह से ही आज हमारे भारत देश में खाद्य असुरक्षित लोग बहुत कम हो पाए हैं। सभी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध हो पाते हैं, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो अमीर लोग हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोग हों। तो समझ में आ गया आपको बफर स्टॉक। तो हमने क्या जाना कि बफर स्टॉक क्या होता है, जो भी किसानों के पास किसानों से अधिप्राप्त जो चावल, गेहूँ या अनाजों का जो भंडार है उसे ही हम स्टॉक कहते हैं। और सरकार क्या करती है, किसानों को न्यूनतम समर्थन कीमत अनाउंस करती है, अर्थात वह कीमत जिस पर कि सरकार गेहूं, चावल या अनाजों को किसानों से खरीदती है, और ये बुआई से पहले ही अनाउंस कर दी जाती है। और इस बफर स्टॉक को, अर्थात जो स्टॉक सरकार के पास होता है, उससे वो क्या करती है, सरकार गरीबों के पास अनाज उपलब्ध करवा पाती है, और ये गरीबों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाती है, जिसे कि हम निर्गम कीमत कहते हैं। तो बफर स्टॉक बनाने का उद्देश्य क्या हुआ कि खराब परिस्थिति हो या कोई प्राकृतिक आपदाएं या गरीब लोग हो, उनको सभी को खाद्यान्न उपलब्ध हो पाए। जहां अधिक खाद्यान्न हो रहे हैं वहां से कम खाद्यान्न वाले क्षेत्रों तक भी खाद्यान्न उपलब्ध हो पाए। यही बफर स्टॉक बनाने का उद्देश्य है। तो ये थी भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में भी क्या, बफर स्टॉक। अब ये बफर स्टॉक हो गया, हमारे पास जो भी सामान आया, गेहूँ, चावल, अनाज, उसको गवर्नमेंट ने स्टॉक कर लिया। अब सरकार का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है कि इस स्टॉक को सभी लोगों तक पहुंचाए। तो वो किसके द्वारा होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके बारे में आपने कभी देखा भी होगा। आपने देखी होगी ना, राशन की दुकानें वगैरह होती हैं आपके घरों के आसपास, जहाँ पर कि फिक्स महीने की इस तारीख को राशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा की जाती है, जिसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, बफर स्टॉक, निर्गम कीमत, न्यूनतम समर्थन कीमत। आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, अपनी कॉपी में नोट करनी है, क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों, तब तक के लिए आपको ये सब कुछ पढ़ते रहना है। जो चीज़ समझ में नहीं आती रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, समझ में आ जाएगी। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।